मैं हूं डॉक्टर यशवंत पटेल गारंटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th का हिंदी विषय की तैयारी, जिसमें हिंदी में दो खंड है, गद्य और पद। तो इसमें गद्य भाग की हम लोग तैयारी चैप्टर 7 का करेंगे। चैप्टर 1 से 6 तक आपकी तैयारी हो चुकी है, पढ़ चुके हैं। आज चैप्टर 2 की तैयारी आप करेंगे, जिसमें चैप्टर 7 का नाम है ओ सदा नीरा। एक ई यात्रा वृतांत है। इसमें आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहले आप ये जानें कि जो हिंदी बुक है इसमें 100 नंबर का प्रश्न पूछता है। तो 100 नंबर के प्रश्न में 50 नंबर ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर सब्जेक्टिव। वो 50 नंबर जो बुक से ऑब्जेक्टिव पूछता है, यही आपको इंट्रोडक्शन जो है इसी इंट्रोडक्शन से पूछता है। जैसे पूछ देगा ओ सदा नीरा शीर्षक के लेखक कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर। तो ये परिचय होता है और इस परिचय से ही आपका ऑब्जेक्टिव सवाल निकलता है। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन इनका 14 मई 1978 को। प्रमुख कृति क्या है? इसको प्रमुख रचनाएं भी कहते हैं। कोई भी राइटर अपने लाइफ में बहुत सारा पुस्तक रचता है, लिखता है। उन पुस्तकों में जो सबसे फेमस होता है उसको प्रमुख कृति में रखा जाता है या प्रमुख रचना। तो उस राइटर के द्वारा लिखा गया मेन पुस्तक। तो जगदीश चंद्र माथुर का जो फर्स्ट रचना है, पहला राजा, फिर भोर का तारा, ये 1946 में प्रकाशित हुई, एकांकी है। कई बार पूछा है बोर्ड कि भोर का तारा शीर्षक इनकी रचना है, तो जगदीश चंद्र माथुर की। वो मेरे सपने इनकी दूसरी रचना है, ये 1950 में प्रकाशित हुई। दशरथ नंदन 1974 में प्रकाशित हुई। कुंवर सिंह का टेक 1954 में प्रकाशित हुई। गगन सवारी 1958 में प्रकाशित हुई। मेरी बांसुरी का मंचन और सरस्वती में प्रकाश, ये 1936 में प्रकाशित हुई, इत्यादि और बहुत सारे इनके पुस्तक है, लेकिन मेन फेमस पुस्तक यही है जहाँ से पूछता है। अब आइए सारांश में वो सारा चीज़ रहता है। सारांश को गागर में सागर कह सकते हैं, यानी कि पुस्तक में जो भी चीज़ दी हुई है मेन वो सारी चीज़ इस सारांश में चला आता है। तो सारांश से आपकी सब्जेक्टिव प्रश्नों की तैयारी होती है। ये परिचय से तो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न की तैयारी होती है, और सारांश से आपका सब्जेक्टिव प्रश्न। इसमें सारा चीज़ जानेंगे कि आखिर इसमें क्या मिला, क्या ज्ञान दिया गया है, इस सारा चीज़ इस सारांश से मिल जाएगा। तो प्रस्तुत शीर्षक ओ सदा नीरा के लेखक जगदीश चंद्र माथुर है। इस पाठ के माध्यम से माथुर जी हमेशा से प्रवाहित होने वाली नदी एवं इसके किनारे बसे हुए चंपारण नगरी की विशेषताओं के बारे में बताए हैं। एक समय था जब सन 1962 में इसमें माने इस जगह पर भयंकर बाढ़ आया था। तब ऐसा लगा रामचरितमानस में कैकई की क्रोध रूपी बाढ़ आ गई है। ध्यान रखिए, इस चैप्टर में ओ सदा नीरा जो गंडक नदी है, उस गंडक नदी का दूसरा नाम ओ सदा नीरा भी है। और ये गंडक नदी या वो सदा नीरा नदी के किनारे ही चंपारण जिला कहिए या चंपारण नगरी जो है बसा है। माना जाता है कि चंपारण में अररिया माने जंगल की अधिकता, आज भी चंपारण जिले में बहुत सारा जंगल की अधिकता। अगर बिहार में सबसे अधिक बात करें तो यहाँ जंगल टाइगर रिजर्व पार्क भी है, मिलता है। तो चंपारण के जंगलों में चंपा नामक वृक्षों की अधिकता थी, इसलिए इसका नाम चंपारण रखा गया। चंपारण का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा चंपा प्लस अररिया। तो चंपा वृक्ष का नाम और अररिया बने जंगल। तो चंपारण में के जंगलों में चंपा के वृक्षों की अधिकता के कारण उसका नाम शायद चंपारण रखा गया। और ऐसा माना जाता है कि 1962 में यहाँ पर भयंकर बाढ़ आया, और तब ऐसा लगा कि जैसे रामचरितमानस में कैकई क्रोधित हुई थी, उसके आगे
लग रहा था कि किसको भस्म कर देगी। इतना क्रोध का बाढ़ आया कैकई का। ठीक वैसे ही गंडक नदी, वो सदा नीरा नदी में जो बाढ़ इतना भयंकर आया कि लगा कि जैसे कैकई क्रोधित थी, वैसे ही ये वो सदा नीरा नदी भी क्रोधित हो चुकी है। तब ऐसा लगा रामचरितमानस वही तुलना किया जा रहा है। जबकि 2500 वर्ष पहले, 2500 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध इसी रास्ते से होते हुए मगध के जंगलों को पार करते हुए यात्राएं करते थे। आज से 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध इस चंपारण नगरी से जंगलों को पार करते हुए मगध तक की यात्राओं को करते थे, पार करते थे। उस समय नदियाँ शांत थी, यानी 2500 वर्ष पहले नदियाँ इतनी बाढ़ नहीं लाती थी। उस समय नदी शांत थी, बाढ़ नहीं आती थी। बाढ़ तो आती थी लेकिन इतनी प्रचंड बाढ़ नहीं आती थी जैसे 1962 में या 2008 में बाढ़ आया था। लेकिन पिछले 600-700 वर्षों से इस चंपारण के घने जंगलों की अंधाधुंध कटाई हुई है। पिछले 600-700 वर्ष से ये चंपारण की जो नगरी है, वहाँ के पेड़ पौधों की अंधाधुंध यानी आँख बंद करके कटाई हुई है, जिसका नतीजा आज बाढ़ का प्रचंड रूप हम सबको देखने को मिल रहा है। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, क्योंकि ये दोनों अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए संसाधनों को नुकसान पहुंचाते हैं। ध्यान रखिए, बोर्ड कई बार सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा है। क्या पूछा है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव में क्या अंतर है। तो ध्यान दीजिए, वसुंधरा माने होता है धरती और भोगी माने भोग करने वाला, और धर्मांध मानव यानी जो वैसे मानव जो धर्म में अंधे हैं। धर्मांध मानव, धर्म में अंधे मानव धर्म को नहीं मानते हैं। तो कहा कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कैसे? मैंने एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही जैसे हैं। तो वसुंधरा भोगी मानव यानी कि किसी भी संसाधन का सिर्फ उपभोग करते हैं। अगर जंगल के पेड़ पौधों की कटाई करेंगे तो बस कटाई से मतलब होगा, फिर उसको लगाने की बात नहीं सोचेंगे। तो वसुंधरा भोगी हो गई, यानी इस धरती पर भोग विलास करने वाले मानव है। और धर्मांध मानव, वो तो धर्म को मानते ही नहीं है, धर्म में अंधे होते हैं। धर्म क्या होता है उनका पता ही नहीं है। तो जो सोच धर्मांध मानव का है, ठीक वही सोच वसुंधरा भोगी मानव का है। इसीलिए दोनों एक सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं। फिर कहा यहाँ 12वीं सदी से लगभग 300 वर्षों तक कर्नाट वंश का शासन रहा। यानी कि 12वीं सदी के आसपास लगभग 300 वर्ष तक कर्नाट वंश का शासन ये चंपारण नगरी में रहा है। जिस वंश के प्रथम राजा, यानी वो कर्नाट वंश का जो प्रथम राजा थे, नन्यदेव चालुक्य निरपति सोमेश्वर पुत्र विक्रमादित्य के सेनापति नेपाल एवं मिथिला को जीतने के लिए आए और यहीं पर बस गए। नतीजा दक्षिण भारत का रक्त और संस्कृति इस क्षेत्र का धरोहर बने। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण भारत जो कर्नाटक के आसपास, यानी वहाँ से दक्षिण भारत के राजा लोग आए ये मिथिला और नेपाल को जीतने, और यहाँ पर मिथिला और नेपाल को जीतकर यहीं पर अपना साम्राज्य को स्थापित कर दिए। और जब साम्राज्य स्थापित हो गया तो दक्षिण भारत का रक्त प्रवाह और उत्तर भारत का रक्त प्रवाह दोनों मिला, यानी ब्लड रिलेशन हो गया। जब राजा दक्षिण भारत वाले आकर यहाँ बस गए तो दोनों में, उत्तर भारत नेपाल मिथिला और दक्षिण भारत का राजा, इनमें ब्लड का रिलेशन हो गया और इस संस्कृति का ये लोग धरोहर बन गए। इस प्रक्रिया को इतिहास की क्रिमियाई प्रक्रिया कहा जाता है। ध्यान रखिए, यहाँ बोर्ड का VVI क्वेश्चन छुपा है। बोर्ड में कई बार पूछा है कि इतिहास की क्रिमियाई प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो सीधे आप कहेंगे कि दक्षिण भारत के राजा उत्तर भारत में नेपाल और मिथिला को जीतने आए और जीतने के क्रम में यहाँ जीत करके अपने साम्राज्य को यहाँ पर स्थापित कर दिए।
जिससे दक्षिण भारत और उत्तर भारत में ब्लड रिलेशन स्थापित हुआ और इस प्रक्रिया को इतिहास की क्रिमियाई प्रक्रिया कहा गया। फिर आइए, इसमें धांगर शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका ओराव भाषा में अर्थ होता है भारी या किराए का मजदूर। ये भी बोर्ड का VVI क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन निकलता है, पूछता है कि धांगर शब्द का अर्थ होता है, यानी धांगर शब्द का क्या अर्थ होता है, भाड़ा, नहीं कहते भाड़ा या किराया। तो धांगर शब्द का ओराव भाषा में अर्थ होता है भाड़े या किराए का मजदूर। यानी कि जो राजा लोग अपने यहाँ कुछ मजदूरों को रखते थे, किराया पर बुलाते थे मंथली दे करके, उन मजदूरों से काम लेते थे। जो मजदूर वहाँ चंपारण नगरी में भाड़े या किराए के रूप में जाते थे मेहनत करने, मजदूरी करने के लिए, उन्हीं को धांगर कहा जाता था। धांगर नाम से उनको संबोधित करते हुए बुलाया जाता था। जो पूछता है कि धांगर शब्द का अर्थ क्या है, तो आप सीधे कहेंगे ओराव भाषा में धांगर शब्द का अर्थ होता है भाड़े या किराए का मजदूर। यहाँ ओराव, थारू, धांगर और अनेक शरणार्थी बांग्लादेश से आकर बस गए। यहाँ पर बहुत सारे शरणार्थी यानी जो दूसरे जगह से आकर यहाँ शरण ले करके रहते हैं उनको शरणार्थी कहते। जैसे बांग्लादेश से भी बहुत सारे देशों से अपने यहाँ भी शरणार्थी लोग आकर के बसे हुए हैं। तो फिर कहा कि यानी चंपारण नगरी में यहाँ ओराव, थारू, धांगर और अनेक शरणार्थी जो बांग्लादेश से भी आकर बस गए। लेकिन इन सब में थारुओं की अनुपम कलाएं थी, यानी बहुत सारे शरणार्थी यहाँ आकर बसे थे, लेकिन थारू जो एक जाति था वो थारू जनजातियों की एक अनुपम कलाएं थी। पूछता है कि थारू जनजाति की अनुपम कलाएं क्या थी, तो उनकी अनुपम कलाएं थी सीख के रंग बिरंगे टोकरी, बांस की झालर, मूज की अनोखी वस्तुएं बनाना इत्यादि। यानी थारुओं की अनोखी कलाएं क्या थी, वो लोग अलग अलग रंग बिरंगे बांस की टोकरी वगैरह, अपने यहाँ भी जो होता है सीख की रंग बिरंगे दौरी, टोकरी, ये सब जो बनाते थे, मूज की रस्सी वगैरह बनाते थे, यही सब थारू जाति की अनुपम अनोखी कलाएं थी। यहाँ पर अंग्रेज भी बहुत दिनों तक 3 कठिया पत्ती लागू कर अत्याचार और राज किए थे। आपको मालूम है कि चंपारण नगरी में सबसे ज़्यादा अंग्रेजों ने शासन किया और अत्याचार किया। वहीं पर 3 कठिया पत्ती लागू थी। 3 कठिया पत्ती क्या है, 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा जमीन पर हर हाल में नील की खेती करना अनिवार्य था। तो वही है 3 कठिया पत्ती जो चंपारण में ही लागू था, जहां पर राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को न्योता देकर बुलाया और गांधी जी वहां जाकर 3 कठिया पत्ती को समाप्त किए। वही लिखे 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा जमीन पर हर हाल में नील की खेती करना अनिवार्य था, तथा दक्षिण बिहार के बागी विचारों का इस चंपारण नगरी में न आ जाए, इस डर से अंग्रेजों ने गंगा पर पुल बनाने में रुचि न दिखाई। ध्यान दीजिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पूछता है बोर्ड कि अंग्रेजों ने गंगा नदी पर पुल बनाने में रुचि क्यों नहीं दिखाई। गंगा नदी जो अभी महात्मा गांधी सेतु है, जो पार करके हम लोग पटना पहुँचते हैं, उसी की बात कर रहा है कि अंग्रेजों ने गंगा नदी पर पुल बनाने में रुचि क्यों न दिखाई। रुचि माने दिलचस्पी, यानी जो गंगा नदी पर पुल बनाने की बात हो रही थी, उस बात में, उस काम में अंग्रेज तनिक भी रुचि नहीं ले रहे थे। इसका वजह क्या था, जो बोर्ड पूछता है, तो इसका मूल वजह यही था कि दक्षिण भारत, पटना, नालंदा वगैरह के लोग जो थे ज़्यादा जागरूक, शिक्षित थे। अंग्रेज भली भांति समझता था कि वे सब शिक्षित है, जागरूक है, बागी विचार का आदमी है। यदि पुल बना दिए तो पुल के माध्यम से चंपारण नगरी में आसानी से आ जाएगा, यहाँ के लोगों को जागरूक बना देगा, यहाँ के लोग भी अपने अधिकारों की मांग करने लगेंगे। इसलिए अंग्रेजों ने गंगा नदी पर पुल बनाने में रुचि नहीं दिखाई। उन लोगों ने सोचा, जैसे कहा गया, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न पुल बनेगा और न दक्षिण बिहार के बागी विचार, शिक्षित, जागरूक लोग चंपारण नगरी में आएंगे। तो कम शब्दों में क्या बताएंगे कि अंग्रेजों ने पुल बनाने में रुचि क्यों न दिखाई।
तो दक्षिण बिहार के पटना नालंदा उग्रव जिले के लोग समय थोड़ा ज़्यादा जागरूक थे, शिक्षित थे, बागे विचार के थे। उन लोगों के भय से अंग्रेज गंगा नदी पर पुल बनाने में रुचि नहीं दिखाई। बाद में राजकुमार शुक्ल जो एक किसान थे, गांधी जी को बुलाए और गांधी जी जाकर वहाँ की विधि व्यवस्था को ठीक किए। फिर वहाँ गांधी जी के शिक्षा संबंधी मुख्य आदर्श थे बच्चे और महिला, बच्चे ऐसे महिला और पुरुष के संपर्क में आए जिनका चरित्र उत्तम और सभ्य हो। हाँ, वहाँ गांधी जी गए और स्कूल वगैरह भी खोले और वहाँ गांधी जी का मुख्य आदर्श ये था, गांधी जी का सोच था कि ये जो भी स्कूल खुले उस स्कूल में बच्चे जो हों ऐसे महिला या पुरुष शिक्षक के संपर्क में आए जिस महिला या पुरुष शिक्षक का चरित्र उत्तम होगा, क्योंकि चरित्र प्रधान होता है। कहा गया है कि मनी लॉस इज नथिंग लॉस, हेल्थ लॉस इज समथिंग लॉस, इन कैरेक्टर लॉस इज ऑल थिंग लॉस। धन गया तो कोई लॉस नहीं हुआ, क्योंकि शरीर से ही धन कमाया जाता है। मनी लॉस इज नथिंग लॉस, हेल्थ लॉस इज समथिंग लॉस, यानी कि थोड़ा बहुत हेल्थ स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो थोड़ा लॉस माना जाता है, क्योंकि ये शरीर ही धन रुपये पैसे कमाता है। अगर स्वास्थ्य खराब हुआ तो थोड़ा ब्रेकिंग आएगा। इन कैरेक्टर लॉस इज ऑल थिंग लॉस, किसी व्यक्ति का चरित्र चला गया तो समझिए उसका सब कुछ चला गया। तो गांधी जी यही सोचते थे कि जो भी वहाँ स्कूल खोले उसमें शिक्षक जो हो आदर्श हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, आदर्श हो, चरित्रवान हो, ताकि उन चरित्रवान आदर्श शिक्षकों के संपर्क में बच्चे आकर और सभ्य बने, जागरूक बने। तो पूछता है कि गांधी जी का शिक्षा संबंधी आदर्श क्या था। शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा मिली, यानी बेसिक शिक्षा चाहते थे गांधी जी कि बच्चों को जो शिक्षा दिया जाए व्यावसायिक शिक्षा दिया जाए, यानी शिक्षा समाप्ति के बाद बच्चे खुद स्वरोजगार को प्राप्त कर लें। गांधी जी ने सन 1921 में पुंडलिक जी को बेलगांव से बुलाकर भीतभैरवा आश्रम का आचार्य बनाए। ध्यान दीजिए, पूछता है कि गांधी जी पुंडलिक जी कौन थे, पुंडलिक जी कौन थे। तो पुंडलिक जी चंपारण के भीतभैरवा आश्रम का आचार्य यानी प्रिंसिपल थे। यानी गांधी जी ने एक स्कूल खोला, वहीं पर पुंडलिक जी को क्या बना दिया, आचार्य प्रिंसिपल बना दिया। जो एक निर्भीक, साहसी और निडर व्यक्ति थे, काफ़ी निर्भीक थे, साहसी थे, निडर व्यक्ति थे, अंग्रेजों से तनिक भी डरने वाले नहीं थे, इसीलिए गांधी जी ने उस व्यक्ति को चुना। चंपारण के धरती पर अनेकों ताल यानी जलाशय दिखते हैं, जिसमें कुछ उथले ताल है जिसमें गर्मी के दिनों में पानी कम हो जाता है तो कुछ तो उसे चौर कहते हैं, तथा कुछ विशाल एवं गहरे ताल है जिसे मन कहते हैं। ये भी पूछा है बोर्ड के लिए भी आई है कि चौर और मन से आप क्या समझते हैं। तो चंपारण में जलाशय पाए जाते हैं। जलाशय दो तरह के होते हैं, एक उथले माने कम गहरे होते हैं, जो जिस जलाशय का पानी गर्मी के दिनों में सूख जाता है और सूख जाता है जिसे हम चौर कहते हैं। लेकिन उसी जलाशय में कुछ ऐसे हैं जो काफ़ी गहरे होते हैं, जिसका पानी गर्मी में भी नहीं सूखता है, तो उसे ही मन कहते हैं। तो चौर और मन में यही अंतर है। इसमें लेखक नारायण का रूपक बताए हैं, जैसे इसमें से निकली अनेक नदियाँ, उनकी भुजाएं तथा किनारे लगे बिजली के तार, उनकी चमक, मानो ऐसा लगता है कि साक्षात नारायण अंग्रेज जैसे रावणों से मुक्ति दिलाने के लिए अवतार लिए हुए हैं। यानी कि इसमें बताया गया है कि चंपारण नगरी को नारायण का रूपक यानी नारायण का रूप बताया गया है। जैसे नारायण विष्णु क्या होते हैं, उनमें चमक होती है। तो चमक यानी चंपारण नगरी की जो है चमक, कौन सी चमक, वो नदियों के किनारे जो बिजली के खंभे हैं जैसे चमचमाते हैं, वो लगता है कि साक्षात नारायण है, नारायण की उनकी भुजाएं हैं, तथा किनारे लगे बिजली के तार, उनकी चमक, मानो ऐसा लगता है कि साक्षात नारायण उस चंपारण नगरी में आए हुए हैं। इस प्रकार ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव निकल रहे हैं उसको हमने बाहर कर दिया, क्लियर कर दिया।
और इसमें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल यदि अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए इतना ही।